नमस्कार। आज हम एक काफी संजीदा स्वास्थ्य मुद्दे पे बात करने वाले हैं। मनोविदलता। हाँ, जिसे सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं और इससे जुड़े दूसरे मानसिक विकार। बिल्कुल। और हमारी जानकारी का आधार है मनोविदलता, निदान और नर्सिंग प्रबंधन किताब का एक खास अध्याय। हाँ, पृष्ठ 174 से 189 तक। तो हमारा मकसद क्या है? यही कि इस थोड़ी जटिल सी लगने वाली चीज को थोड़ा खोल कर समझें। मतलब ये क्यों होता है, इसके लक्षण, पहचान कैसी होती है, और जो सबसे जरूरी है, नर्सिंग देखभाल। हाँ, नर्सिंग देखभाल का इसमें क्या रोल है। तो कहाँ से शुरू करें? शायद कारणों से। बिल्कुल, जड़ को समझना जरूरी है। हाँ, आखिर ये होता क्यों है? देखिए, जैसा स्रोत बताते हैं, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। ये मल्टी फैक्टोरियल है। मतलब कई चीजें मिलकर असर डालती हैं। जैसे जैविक कारण, आपकी जेनेटिक्स हो सकती है, दिमाग की केमिस्ट्री, मतलब न्यूरोबायोलॉजी। अच्छा। फिर है मनोवैज्ञानिक कारण, बहुत ज्यादा तनाव, कोई पुरानी चोट या सदमा। और फिर माहौल का भी असर पड़ता है, जैसे समाज से कटा हुआ महसूस करना या बचपन के कुछ बुरे अनुभव। तो ये सब मिलकर? हाँ, सब मिलकर। स्रोत ये भी बताता है कि कैसे बचपन का तनाव जेनेटिक संवेदनशीलता को उसको बढ़ा सकता है। मतलब ये नहीं कि या तो ये या वो, नहीं, ये सब जुड़े हुए हैं। और पैथोफिजियोलॉजी, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है। हाँ, इसका मतलब है कि दिमाग की बनावट और उसके काम करने के तरीके में कुछ खास फर्क देखे जाते हैं। अच्छा, तो ये जो दिमाग में फर्क हैं, ये बाहर कैसे दिखते हैं, लक्षणों के तौर पर? बिल्कुल, और लक्षण भी काफी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे? सबसे आम शायद है विभ्रम, हैलुसिनेशन। मतलब ऐसी चीजें देखना या सुनना जो असल में है ही नहीं। ओके। फिर होते हैं भ्रम, डिल्यूजन। ये बड़े पक्के गलत किस्म के विश्वास होते हैं। आप मरीज को आसानी से समझा नहीं पाते कि ये गलत है। मुश्किल होता होगा। हाँ, और फिर सोच का बिखरा हुआ होना, व्यवहार में अजीब लगना, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मरीज में कुछ करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है या वो भावनाएं जाहिर नहीं कर पाते। इन्हें नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। बाप रे, इतने सारे अलग अलग लक्षण! तो फिर सही निदान, मतलब सही पहचान करना, ये तो बहुत ही जरूरी हो जाता होगा, और मुश्किल भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए तो प्रॉपर तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे ICD-11। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है। हाँ, ताकि दुनिया भर में डॉक्टर और एक्सपर्ट्स एक ही भाषा बोलें। इससे इलाज तय करने में मदद मिलती है। और ये भी समझना जरूरी है कि मनोविदलता कोई एक अकेली चीज नहीं है। इसके कई रूप हैं, जैसे सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, सिजोटाइपल है। कभी-कभी लक्षण बहुत तेजी से आते हैं और थोड़े टाइम के लिए ही रहते हैं। ओके। और पक्का करने के लिए दिमाग की स्कैनिंग, जैसे MRI, कुछ खून की जांचें, और हाँ, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तो होता ही है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है हर केस अलग होता है। उसका फलाव, मतलब आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, फलाव यानी बीमारी का रास्ता, और प्रोग्नोसिस यानी ठीक होने की संभावना, ये हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। तो एक बार पहचान हो गई, निदान हो गया, फिर इलाज कैसे होता है? इलाज भी कोई एक सीधी रेखा नहीं है। आमतौर पर कई चीजें एक साथ चलती हैं। जैसे? सबसे पहले तो दवाएं, एंटीसाइकोटिक्स, ये लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ दवाएं काफी नहीं होती, साथ में चाहिए साइकोथेरेपी, मतलब बातचीत से इलाज। हाँ, थेरेपी। इससे व्यक्ति को अपनी हालत समझने में मदद मिलती है, उससे जूझने के तरीके सीखने को मिलते हैं, लाइफ क्वालिटी बेहतर होती है। और कुछ गंभीर मामलों में? हाँ, अगर दवा और थेरेपी से ज्यादा फायदा ना हो रहा हो, तो कुछ गंभीर मामलों में ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी एक विकल्प है। ये सुरक्षित है और ऐसे मामलों में असरदार हो सकती है। और अब आते हैं नर्सिंग प्रबंधन पर। हाँ, आपने कहा था स्रोत इस पर काफी जोर देता है। हाँ, और देना भी चाहिए। नर्सें तो समझ लीजिए इस पूरी देखभाल की धुरी होती हैं। कैसे? मतलब क्या क्या शामिल है इसमें? ये एक पूरा प्रोसेस है। अच्छा। सबसे पहले होता है आकलन, अच्छा। असेसमेंट। नर्स मरीज की पूरी हालत को, उसकी जरूरतों को गहराई से समझती हैं। ठीक है। फिर उस समझ के आधार पर बनता है नर्सिंग निदान। अच्छा। नर्सिंग डायग्नोसिस, कि भाई देखभाल में किन चीजों पर फोकस करना है। ओके। फिर बनती है योजना, प्लानिंग, कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर उस प्लान को लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन। और आखिर में होता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ये देखना कि जो किया उसका नतीजा क्या निकला,
क्या कुछ बदलने की जरूरत है? तो ये काफी व्यवस्थित तरीका है। बिल्कुल। और नर्सें सिर्फ ये तकनीकी काम ही नहीं करती, वो मरीज को, परिवार को बीमारी के बारे में समझाती हैं, सहारा देती हैं। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये मानवीय पहलू बहुत अहम है। स्रोत में बुजुर्गों या गर्भवती महिलाओं जैसे खास समूहों की देखभाल पर भी बात की गई है। उनकी जरूरतें अलग होती हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, मनोविदलता एक जटिल चीज है। कारण कई हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सामाजिक। हाँ। लक्षण भी बहुत तरह के हैं। इसलिए सही निदान बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इलाज में दवा, थेरेपी और नर्सिंग देखभाल सब मिलकर काम करते हैं। नर्सों का रोल तो बहुत ही अहम है। एकदम सही। और ये नर्सिंग देखभाल सिर्फ अस्पताल तक नहीं रुकती। अच्छा। हाँ, स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि डिस्चार्ज के बाद भी फॉलोअप जरूरी है। घर पर देखभाल यानी होम केयर, पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन, ताकि व्यक्ति वापस समाज में अपनी जगह बना सके, एक बेहतर जिंदगी जी सके। और इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि देखभाल सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हो, मतलब व्यक्ति की मान्यताओं, उसकी संस्कृति का सम्मान हो। ये बहुत जरूरी बात है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जब हम ये सब समझ रहे हैं कि नर्सें कितनी जरूरी हैं, लगातार देखभाल कितनी जरूरी है, संवेदनशीलता कितनी जरूरी है, तो हम लोग अपने अपने लेवल पर समाज में जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक डर है या गलत फहमियां हैं, हाँ, जो स्टिग्मा है, हाँ, उस स्टिग्मा को कम करने के लिए और आपसी समझ बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करें। हाँ, बिल्कुल, इस पर सोचते